my dear students, a very warm welcome to all of you at Arihant Padaku. तो कैसे हैं आप सब लोग? I hope all of you are doing absolutely amazing. So students, today we are going to deal with the last chapter for the class 12th chemistry, that is about the amines. Okay? ये हमारे टर्म 2 के सिलेबस का लास्ट चैप्टर है. आप लोगों को पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया था एंड वी हैव अ डिस्कशन अबाउट द aldehydes, ketones and carboxylic acid. I hope that video lecture has been clear to you. टर्म 2 एग्जाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमसे सिर्फ 2 चैप्टर पूछे जा रहे हैं, दैट इज अबाउट द एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द लास्ट वन इज द अमीन्स व्हिच इज रिगार्डिंग द नाइट्रोजन कंपाउंड्स. ओके, the main thing is these 2 chapters are carrying overall 13 marks. It means 13 marks के क्वेश्चंस हमसे इन दोनों चैप्टर्स में से एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, जो मेजर चीज है इस चैप्टर में पूछी जाती है विच इज बेसिकली अबाउट द IUPAC नेमिंग एंड सेकेंड इज द कन्वर्जन्स. तो ये 2 टॉपिक्स हमें इस चैप्टर के स्किप नहीं करने हैं. यू हैव टू स्टडी बोथ टॉपिक्स फॉर स्कोरिंग द गुड मार्क्स इन द CBSE टर्म 2 एग्जाम. अपार्ट फ्रॉम दैट, CBSE टर्म 2 एग्जाम में अगर हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो वी हैव टू रेफर ओनली वन फंडामेंटल बुक, that is our Arihant book. Okay, Arihant book को हम रेफर करेंगे. हम जितने भी चैप्टर्स अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, दिस इज फ्रॉम इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड लास्ट वी आर डीलिंग विद द ऑर्गेनिक पार्ट. तो ये सारे चैप्टर NCERT के फ्लो के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छे से हमारे इस बुक में गिवन है. अगर हमने एंटायर NCERT को नहीं पढ़ा है तो वी कैन स्टडी दोज टॉपिक्स इन अ शॉर्ट मैनर फ्रॉम दिस बुक. हर टॉपिक का चैप्टर वाइज यहाँ पर डिस्क्रिप्शन गिवन है. हर चैप्टर के बाद आपके पास में इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रोवाइडेड है. अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव अ लॉट ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और हम यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर्स को ही यहाँ पर डिस्कस करते हैं. सब्जेक्टिव के बाद आपके पास है लॉन्ग आंसर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अ case based study question and assertion reason questions also provided in the book, so you can easily refer this book and try to solve more and more sums. क्योंकि हमें पता है कि केमिस्ट्री में जो हमारा 90 और आई कैन से कि 95% पार्ट जो होता है वो सिर्फ NCERT में से ही पूछा जाता है. रेस्ट ऑफ 5 to 6% पार्ट हमारा फ्रॉम आउटसाइड होता है. बट अगर हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो NCERT हमारे लिए सफिशिएंट है और NCERT को ही कंसिडर करके अरिहंत बुक में सारे टॉपिक्स को दिया हुआ है. Apart from that, one more benefit you have from this book is 3 sample papers has been provided at the end of this book. यहाँ पर 3 सैम्पल पेपर्स भी प्रोवाइडेड है. उन सैम्पल पेपर्स को आप सारे चैप्टर्स को स्टडी करने के बाद इजीली सॉल्व कर सकते हैं, so that you can easily judge your performance and you can analyze कि हम कितने मार्क्स एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं. तो अमीन्स हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है एंड आई हैव टोल्ड यू अमीन्स और एल्डिहाइड वाला चैप्टर दोनों 13 मार्क्स कैरी कर रहे हैं फॉर द टर्म 2 CBSE एग्जाम. ओके, नाउ इस चैप्टर में एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि आप लोगों ने थ्योरेटिकल लेक्चर्स में क्या स्टडी किया है. फर्स्टली यू हैव अ इंट्रोडक्शन अबाउट द अमीन्स. अब चैप्टर का नाम अमीन्स है तो एक्चुअल में अमीन्स होते क्या है? अमीन्स का मतलब ये है कि आपने किसी भी अल्काइल चेन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके नाइट्रोजन को लगा दिया, तो दीज आर योर अमीन्स. तो अमीन का मतलब यहाँ पर है कि जो कंपाउंड आपके नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे इन द अल्काइल चेन, दीज आर योर अमीन्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, इस चैप्टर में आपने सबसे पहला टॉपिक स्टडी किया होगा अबाउट इट्स नॉमेनक्लेचर, जैसा कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं. सेकेंडली यू हैव सम कन्वर्जन्स हियर कि हम क्या रिएजेंट डालेंगे तो फाइनली हमारा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा. You will have an idea about the primary, secondary and tertiary amines. Apart from that, you will have a manufacturing process for the amines, and lastly you have the properties and uses of amines. Property में आपने physical और chemical properties को पढ़ा होगा और amines के finally आपने uses पढ़े होंगे कि ये day to day life में हमारा कहाँ पर काम आता है. ओके, तो हम ये तो समझ गए कि amines का मतलब ये है कि कोई भी हमारी alkyl chain में से हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और उसकी जगह पे हमने नाइट्रोजन को प्लेस किया. ओके, क्लियर है what are amines? ओके, so let's begin with the first question here. यहाँ पर हम जो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो होगा हमारा फ्रॉम द टॉपिक अबाउट इट्स नॉमेनक्लेचर एंड कन्वर्जन. ओके,
अभी हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, इट इज एंटायरली डिपेंडिंग अपॉन द कन्वर्जन्स एंड द नोमेनक्लेचर पार्ट वी हैव. सो द फर्स्ट क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड हियर इज classify the following amines as a primary, secondary or tertiary. Okay, primary, secondary और tertiary कार्बन के साथ जो भी ग्रुप अटैच होता है, तो हम प्रीवियस चैप्टर्स में और हम 11th क्लास में भी देख चुके हैं कि हम किसको प्राइमरी कहते हैं, किसको सेकेंडरी कहते हैं, किसको हम टर्शरी कार्बन कहते हैं. तो यहाँ पर बच्चों आपको फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है एंड यू कैन सी दैट दिस NH2 ग्रुप इज अटैच टू फर्स्ट कार्बन हियर. यहाँ पर ये 1 नंबर के कार्बन के साथ अटैच है आपका. सो दिस इज योर प्राइमरी अमीन. ये हो गया हमारा प्राइमरी अमीन. ओके, जस्ट लुक एट द सेकेंड फिगर दैट इज गिवन हियर. यहाँ पर जो आपको सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, यू कैन सी कि जब अगर हम इसको एक्सपैंड करके लिखें तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी जस्ट लाइक यू हैव दिस एन हियर एंड यू कैन सी कि इस एन के पास आपके पास में 2 CH3 ग्रुप और अटैच है, क्योंकि यहाँ पे CH3 होल ट्वाइस है तो 2 ग्रुप हमने CH3 के और लगा दिया. नाउ दिस नाइट्रोजन इज नॉट प्राइमरी, नॉट सेकेंडरी, इनफैक्ट दिस इज योर टर्शरी अमीन. कितना होगा ये होगा आपका टर्शरी अमीन. ओके, next thing you have is about the C2H5 whole twice CHNH2. So just expand this formula and after that you will get कि ये primary amine है, secondary amine है या ये आपका tertiary amine है. तो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे आपके पास में एक बच्चों C2H5 ग्रुप है और यहाँ पर भी C2H5 ग्रुप है, ये CH है, ये यहाँ पर NH2 है, बट दिस नाइट्रोजन इज कनेक्टेड टू ओनली द प्राइमरी कार्बन हियर. तो ये भी आपका हो गया प्राइमरी अमीन. दिस इज व्हाट, दिस इज अवर प्राइमरी अमीन. क्लियर? कोई भी अमीन प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, यू कैन नॉट जस्ट प्रिडिक्ट जस्ट बाय सीइंग दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला. हमें उसके फॉर्मूला को एक्सपांड करना होगा. आफ्टर दैट यू विल गेट कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है. नाउ वी हैव वन मोर पार्ट अबाउट द क्लासिफिकेशन हियर. यहाँ पर NH के साथ 2 C2H5 ग्रुप अटैच हैं. तो आप लोग देख सकते हो कि NH के आगे हमें क्या करना है, एक हमने C2H5 इधर लगा दिया, एक हमने यहाँ पर लगा दिया. नाउ दिस इज अटैच्ड विथ हियर 2 कार्बन्स. सो यहाँ पर जो अमीन बनेगा, दिस इज योर सेकेंडरी अमीन. ये कैसा अमीन होगा, ये वाला हमारा सेकेंडरी अमीन होगा. सो इज इट क्लियर टू यू कि हम कैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर को या फिर फॉर्मूला को देखकर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे द गिवन अमीन इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग. एज आई हैव टोल्ड यू कि फर्स्ट टॉपिक में हम बेसिकली नोमेनक्लेचर और कन्वर्जन्स की ही बात करेंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग नाइट्रोबेंजीन को आप एनिलिन में कैसे कन्वर्ट करोगे. सो द थिंग इज दैट कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोबेंजीन का हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा. तो बच्चों नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप अटैच. ओके, सो लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर फर्स्ट हियर. हम पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं. द फर्स्ट पार्ट वी हैव इज नाइट्रोबेंजीन इनटू एनिलिन. तो नाइट्रोबेंजीन हमारा हम कैसे बनाएंगे, द नाइट्रोबेंजीन विल बी बेंजीन रिंग के ऊपर नाइट्रो ग्रुप. तो ये हो गई बच्चों हमारी बेंजीन रिंग एंड देयर इज अ नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड टू इट. ओके, कन्वर्जन के बाद आपको यहाँ क्या फॉर्म करना है, आपको एनिलिन बनाना है. अब एनिलिन क्या होता है, एनिलिन होता है हमारा बेंजीन रिंग के ऊपर हमारा NH2 ग्रुप. ये हो गया आपका एनिलिन. Now you have to convert the nitrobenzene into aniline here
और अगर हमें ये स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करना तो इफ वी वांट टू राइट इट लाइक दिस C6H5NO2 और इसको हम लिख सकते हैं C6H5NH3. ओके. अब बच्चों अगर आपको NO2 से NH2 यहाँ पर फॉर्म करना है तो आपको इस रिएक्शन में इसका रिडक्शन करना पड़ेगा एंड रिडक्शन में हम क्या करते हैं, वी कैन ऐड हाइड्रोजन हियर. ओके. अपार्ट फ्रॉम दैट हमें यहाँ पर क्या रिएजेंट लेने होंगे, यू हैव टू टेक हियर SOCl2 and apart from that you can perform its reduction in the presence of HCl here. So it will be SN plus HCl. Okay. इन रिएजेंट की प्रेजेंस में ये रिड्यूस होके नाइट्रोबेंजीन आपका एनिलिन यहाँ पर फॉर्म कर लेगा और यहाँ हमारा हो जाएगा, हम यहाँ पे SOCl2 नहीं लेंगे, वी कैन टेक हियर Fe plus HCl. ओके, क्योंकि हमें यहाँ पर रिडक्शन करवाना है, दैट्स व्हाई वी हैव एडेड द हाइड्रोजन हियर एंड दिस विल बी एडेड इन द प्रेजेंस ऑफ Sn plus HCl plus iron plus HCl. Okay, so this is how you can convert the nitrobenzene into aniline. Okay, now the next question is convert ethanoic acid into methenamine. Okay, इथेनोइक एसिड का क्या मतलब हुआ, मेथ एथ, 2 कार्बन होंगे आपके पास. सो जस्ट डू दैट कन्वर्शन हियर. सो ये कन्वर्शन हम कैसे करेंगे, लेट्स सी हियर. इथेनोइक एसिड हमारे पास में है, सो इट विल बी CH3COOH. ओके, इसका कन्वर्जन करना है आपको मिथेन अमाइन. तो मिथेन अमाइन का मतलब होगा यहाँ पर CH3CONH2 ग्रुप. वो हो जाएगा आपका इथेनोअमाइड. तो यहाँ पर मिथेनोअमाइड बनाना है तो मिथेनोअमाइड में मतलब 1 कार्बन होगा और एक आपका ये ग्रुप होगा. सो दिस विल बी योर मिथेनअमाइड. ओके, CH3COOH हो गया हमारा इथेनोइक एसिड. ओके, एंड दिस CH3NH2 will be your methenamine. Okay students, now first thing what you have to do here, ये जो हमारा CH3COOH बना है हमें सबसे पहले इसका रिडक्शन करना होगा and what we will do here, we will perform its reaction with SOCl2. Okay, जैसे ही आप इसके रिएक्शन SOCl2 के साथ करवाएंगे you will get here CH3COCl. This is your इथेनॉल क्लोराइड. ओके, इथेनॉल क्लोराइड यहाँ पर आपका बीच में एक कंपाउंड फॉर्म होगा. आफ्टर दैट वी विल ऐड हियर एक्सेस ऑफ अमोनिया. हम यहाँ पर एक्सेस ऑफ अमोनिया ऐड करेंगे. अमोनिया क्यों हमने ऐड किया, क्योंकि आप देख सकते हो कि हमें फाइनली मिथेनअमाइन चाहिए तो यहाँ पर अमोनिया का एडिशन हमें यहाँ पर करना पड़ेगा. सो आफ्टर एडिंग दिस यू विल गेट CH3CONH2. ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये Cl ग्रुप जो यहाँ पर लगा हुआ है इसको अमोनिया इजीली रिप्लेस कर देगा एंड फाइनली वी आर गेटिंग हियर CH3CONH2 एंड इट्स नेम इज इथेनअमाइड. इसका नाम है यहाँ पर इथेनअमाइड. तो हमने सबसे पहले इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ करवाई, हमने क्लोरीन ग्रुप वहां पर अटैच किया. आफ्टर दैट हमें एंड में अमाइन चाहिए तो हमें इसमें अमोनिया डालना पड़ेगा. तो एक्सेस NH3 डालने के बाद यहाँ बना हमारा इथेनअमाइड. ओके, सो फाइनली व्हाट वी कैन डू हियर द फाइनली आपको यहाँ इथेनअमाइन फॉर्म करना है. सो वी विल जस्ट परफॉर्म हियर द हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन और उसमें हम यहाँ पर ऐड करते हैं Br2 along with KOH. ओके, तो Br2 में आप KOH ऐड करोगे तो फाइनली यू विल गेट हियर मिथेनअमाइन and this reaction will be termed as a Hofmann bromamide reaction क्योंकि हमने यहाँ पर ब्रोमीन का एडिशन किया है. ओके, तो सबसे पहले इथेनोइक एसिड को आपको क्लोरीन ग्रुप बनाना होगा. क्लोरीन ग्रुप के बाद आप उसमें अमोनिया डालोगे तभी वहां पर NH3 ग्रुप आएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट
अगर लास्ट में हमको एक कार्बन कम चाहिए तो हमें यहाँ पर इसको ब्रोमामाइड रिएक्शन करवानी पड़ेगी. जैसे ही हम इसमें KOH और Br2 ऐड करेंगे, इट विल रिप्लेस इट फ्रॉम द मिथेनामाइन. ओके, सो दिस विल बी द कन्वर्जन हियर. तो कन्वर्जन के क्या स्टेप्स होंगे, ये हमें एक एक स्टेप को सोचना पड़ेगा कि कहाँ हम रिडक्शन करें, कहाँ हम एडिशन करें, कहाँ हम इसमें ब्रोमिनेशन करेंगे. देन ओनली यू विल बी एबल टू डू द फॉलोइंग कन्वर्जन. तो इसकी स्टेप्स हमें याद रखना बहुत जरूरी है. ओके, and if you want to do more conversion, just refer this book. A lot of conversions has been given in this book. क्योंकि हमारे टाइम पीरियड के स्लॉट के अकॉर्डिंग इट वॉन्ट बी एबल कि हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें. सो वी हैव अ वेराइटी ऑफ क्वेश्चन दैट इज प्रोवाइडेड इन अवर अरिहंत बुक. सो जस्ट रेफर दिस बुक फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन द CBSE term 2 exam. Okay, now let's begin with the third question. So we have our next question here, and the question is this: which type of reagent is a good choice for reducing an aryl compound into an amine? Okay, क्वेश्चन बच्चों हमें ये बोल रहा है कि अगर आपको किसी एराइल कंपाउंड को, एराइल मीन्स कि रिंग वाले जो आपके कंपाउंड्स है, एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं आपके, अगर आपको उनको अमीन में कन्वर्ट करना है तो व्हाट विल बी द गुड कन्वर्जन हियर. तो अगर आपको उनको अमीन में कन्वर्ट करना है, so the good conversion here will be, for example, कोई भी आपके पास में एराइल कंपाउंड है. ओके, अगर आपको उससे यहां पर एराइल आपका नाइट्रो वाला है, तो नाइट्रो मीन्स NO2, और आपको उसको अमाइन बनाना है, तो अमाइन मीन्स यहां पर बच्चों आपका होगा NH2 या NH3 ग्रुप. ओके, अब अगर आपको ये कन्वर्जन करवाना है तो हमें बताना है कि इसको ये करने के लिए कौन सी गुड चॉइस होनी चाहिए. जैसा कि अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, उसमें हमने नाइट्रोबेंजीन को एनिलिन बनाया था उसका रिडक्शन करके. ओके, तो यहाँ पर 3 चॉइसेस हो सकती है इसको करने के लिए. फर्स्ट इज कि आप इसका रिडक्शन कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम. ओके, ये आपकी फर्स्ट चॉइस है. सेकेंड चॉइस ये है कि आप इसकी रिएक्शन करवा दो Fe+HCl के साथ. क्लियर. और थर्ड ऑप्शन ये है कि आप इसकी रिएक्शन करवा दो SN+HCl के साथ. तो अगर आप इन तीनों में से कोई भी रिएक्शन परफॉर्म करते हो तो यू विल बी एबल टू गेट एनिलिन बाय कन्वर्टिंग इट इनटू फ्रॉम द नाइट्रो ग्रुप. अगर रिंग के ऊपर कोई नाइट्रो ग्रुप अटैच है और हमें उसको एनिलिन में कन्वर्ट करना है तो वी कैन परफॉर्म हियर द 3 चॉइसेस वी हैव. पहला, उसका प्लैटिनम की प्रेजेंस में हम रिडक्शन कर दें. सेकेंड इज हम उसकी रिएक्शन Fe+HCl के साथ करवाएं, एंड द थर्ड वन इज SN+HCl के साथ करवाएं. सो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ योर फर्स्ट प्रॉब्लम. नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन इन आवर क्वेश्चन नंबर 3, एंड लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग. इन द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, why Fe scrap and HCl is preferred over the other metals? अभी मैंने आपको बताया कि नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन करने पे ही एनिलिन बन रहा है. तो आप लोगों ने देखा कि हमने यहाँ पर Fe+HCl लिया था रिडक्शन करने के लिए. तो Fe+HCl को अच्छी चॉइस क्यों माना जाता है फॉर परफॉर्मिंग द रिडक्शन? तो इसका मेन रीजन यहाँ पर क्या है कि हम Fe+HCl को क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज Fe+HCl रिएक्शन करने के बाद FeCl3 फॉर्म कर देते हैं. ओके, और ये जो कंपाउंड बना है FeCl3, इट इज वेरी इजी टू हाइड्रोलाइज्ड. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग Fe metal instead of other metals for performing the reduction here. Fe+HCl से रिएक्शन होने के बाद ये FeCl3 बनाएगा. इट कैन बी इजीली हाइड्रोलाइज्ड. ये हाइड्रोलाइज्ड इजीली हो जाता है. Okay, because it can be easily hydrolyzed, so we can use this metal instead of other metals here. Clear? So ये भी हमारा reduction के ऊपर क्वेश्चन था based, and it is completely dependent upon the conversion part. Now we have next question. This is again a conversions you have. Give the structures of A, B, C in the following reaction. Okay, हमें यहाँ पर A, B, C को आइडेंटिफाई करना है और एग्जाम में मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमसे, दिस इज फ्रॉम दिस पार्ट. ओके, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखाया हुआ है कि CH3CH2I
आयोडाइड का फॉर्मूला है। ओके, यहाँ पर मेथ और एथ 2 कार्बन है, इट मीन्स इसका नाम होगा इथेन आयोडाइड। ओके, तो बच्चों यहाँ पर आपने इसकी रिएक्शन NaCN के साथ करवाई, तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो फर्स्ट थिंग हमारी फॉर्म होगी वो क्या होगी। तो जैसे ही आप इस कंपाउंड की रिएक्शन NaCN के साथ करवाओगे, ये फॉर्म करेगा CH3CH2CN, इट मीन्स इथेन साइनाइड। CN ग्रुप को हम साइनाइड ग्रुप कहते हैं। तो जो फर्स्ट कंपाउंड बनेगा इट विल बी योर CH3CH2CN। इस I को ये CN यहाँ पर रिप्लेस कर देगा, तो ये कंपाउंड हमारा फॉर्म हो गया। सेकेंड है आपका कि आपको ये जो कंपाउंड बना है इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है। तो जब आप इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे OH की प्रेजेंस में, तो ये कंपाउंड आपको क्या देगा, ये कंपाउंड आपको देगा CH3CHCONH2। इट मीन्स यहाँ जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो 3 कार्बन कंसिस्ट करेगा और 3 कार्बन को हम प्रोपेन कहते हैं, तो इट विल बी प्रोपाइनोअमाइड। ओके, तो यहाँ इसकी अगर आपने हाइड्रोलिसिस की इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस आयन, सो द कंपाउंड फॉर्म विल बी CH3CH2CONH2। ओके, दिस विल बी द कंपाउंड दैट इज गोइंग टू बी फॉर्म हियर, और इसका नाम होगा प्रोपाइनोअमाइड। ओके, एंड फाइनली व्हाट यू हैव टू डू हियर, लास्टली हमें क्या करना है, इसकी रिएक्शन करवानी है NaOH और Br2 के साथ। अब हमें पता है कि NaOH और Br2 अगर हमने ऐड किया है तो हम यहाँ पर इसका कर रहे हैं ब्रोमिनेशन। ओके, और NaOH की प्रेजेंस में ये जो आपका कंपाउंड है ये रिड्यूस होके क्या फॉर्म कर देगा, ये फॉर्म करेगा CH3CH2NH2, दैट इज इथाइलमाइन। ओके, अमाइड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म इथाइल अमाइन। क्लियर? सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर्स ऑफ A, B एंड C दैट इज गोइंग टू फॉर्म हियर। सबसे पहले आपने NaCN के साथ रिएक्शन करवाई, तो I ने रिप्लेस करके C अपने साथ लगा, CN को लगा लिया, तो द कंपाउंड विल बी CH3CH2CN। देन आपने उसकी हाइड्रोलिसिस की, हाइड्रोलिसिस करने पे जो साइनाइड है इट मीन्स वो फॉर्म करेगा अमाइड, तो इट विल बी CH3CHCONH2 दैट इज प्रोपाइनोअमाइड। तो ये आपका कंपाउंड हो गया B। आफ्टर दैट आपने इसमें ऐड किया NaOH Br2, तो जो अमाइड है वो सिंपल आपका अमाइन बना लेगा, लेकिन यहाँ जो अमाइन बनेगा वो इस CO को रिप्लेस करके बनेगा। ओके, तो अमाइन जो बनेगा इट विल बी CH3CH2NH2। प्रोपाइल अमाइन नहीं बनेगा, एक कार्बन वहां से एलिमिनेट हो जाएगा एंड द कंपाउंड फॉर्म्ड हियर विल बी इथाइल अमाइन। तो ये हो गया हमारा C। ओके, तो तीनों कंपाउंड के नाम हो गए इथाइल साइनाइड, इसका नाम हो गया हमारे पास में प्रोपाइनोअमाइड, और लास्ट वाले का नाम हो गया हमारे पास में इथाइल अमाइन। सो हियर यू कैन डू द फॉलोइंग कन्वर्जन्स ओनली व्हेन यू हैव एन आइडिया अबाउट द रिएजेंट्स कि हम कौन सा रिएजेंट ऐड करें और हमें क्या कंपाउंड मिले। ओके, नाउ let's move forward to the next question, and this question is again the question which is completely based upon the conversion part. Okay, यहाँ भी हमको reagents को भी identify करना है। So you can see the first question that is given here is, so in the first part what you have to do, you have to identify the reagents here that is going to perform the following conversion. RC triple bond and, it means ये आपका cyanide group है। साइनाइड ग्रुप को आपको कन्वर्ट करना है इन द RCH2NH2, इट मीन्स आपको यहाँ पर फॉर्म करना है मिथाइल अमाइड। तो बच्चों यहाँ पर होगा क्या, साइनाइड ग्रुप का आपको रिडक्शन करना है। तो रिडक्शन करने के लिए या तो आप क्या करो, वहां पर H2 से रिएक्शन करवाओ, या फिर रिडक्शन जो होता है वो होता है हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, या फिर हम उसका करते हैं कैटालाइटिक रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ Na। तो अगर हमको यहाँ पर इसका कन्वर्जन करवाना है तो यहाँ पर जो आपका A होगा वो क्या होगा, दिस A विल बी LiAlH4 जिसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसी की प्रेजेंस में रिडक्शन होगा
or what you can do, you can just perform its catalytic hydrogenation. कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन आपका Na के प्रेजेंस में होता है. ओके तो अगर हम ये परफॉर्म करते हैं तो वी विल गेट अ NH2 ग्रुप फ्रॉम द साइनाइड ग्रुप. ओके सेकेंड रिएक्शन है आपकी C6H5NO2. ये आपका नाइट्रोबेंजीन है जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कन्वर्जन किया था. दैट इज फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन टू एनिलिन. नाइट्रोबेंजीन को आपको एनिलिन में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको रिडक्शन करवाना होगा. रिडक्शन करवाने के लिए आपने यहाँ पे 3H2 ऐड किया था. अब हमसे पूछा है यहाँ पर ये C क्या होगा. हमने देखा था कि इस C को रिड्यूस करने के लिए आपके पास दो गुड चॉइसेस हैं. तो वो दो गुड चॉइसेस क्या थी कि या तो आप इसमें Sn प्लस HCl डाल दो या Fe प्लस HCl डाल दो. तो आंसर क्या होगा. द आंसर वुड बी आइदर यू कैन ऐड Sn प्लस HCl बट द गुड ऑप्शन हियर इज Fe प्लस HCl. Okay, so this is how you can just perform the reduction here, but you have to add a SOCl2 also here in this question to get the aniline here. तो Fe plus HCl डालें या Sn plus HCl डालें, यहाँ पर दोनों ही हमारे पास में good choices हैं. Now we have one more part in our fifth question and let's see what the second part is saying. Complete the following reaction. यहाँ पर आपको इस reaction को complete करना है. आपको यहाँ पर CH3CH2NH2 given है, इसका नाम है एथेनामाइड. और बच्चों यहाँ पर CHCl3 डाला, ये आपका होता है क्लोरोफॉर्म. तो क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंट में ये बनाता है आइसोसाइनाइड. ओके तो यहाँ क्या फॉर्म होगा. ये फॉर्म करेगा CH3 CH2N और ये कार्बन इस H2 को रिप्लेस करके N के साथ ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा जिसको अपन आइसो ग्रुप कहते हैं. तो यहाँ जो फॉर्म होगा 1 2 3 और ये C. ओके और इसका नाम होगा मेथ 8 और इसका नाम हो गया बच्चों इथाइल आइसोसाइनाइड. ये आपका आइसोसाइनाइड ग्रुप होता है. ओके अब इसमें बचा क्या आपके पास K बचा और Cl3 तीन बचे. तो यहाँ पर फॉर्म होगा KCl3. ओके अभी हमारे पास एक हाइड्रोजन और एक OH भी बचा है. तो यहाँ पर एक और कंपाउंड फॉर्म होगा जिसका नाम होगा H2O. So this is the reaction that is going to take place here कि आप अमीन वाले ग्रुप में अगर क्लोरोफॉर्म को ऐड करते हो तो इट इज गोइंग टू फॉर्म द आइसोसाइनाइड ग्रुप. और आइसोसाइनाइड आपका होता है नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड. ओके सो दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू गेट इन द फॉलोइंग रिएक्शन. क्लियर है. ओके नाउ I'm moving forward to the next question and again it is a conversion type question. So you can see कि अभी तक हम जो भी question कर रहे हैं these are entirely dependent upon the conversions. तो conversion इस chapter में से बहुत important है. तो conversion और preparation दोनों topics को यहाँ पर skip नहीं करना है क्योंकि 13 मार्क्स के दोनों चैप्टर हैं और ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं जिसमें हम फुल मार्क्स यहाँ पर रिसीव कर सकते हैं. बिकॉज यहाँ पर अगर आंसर सही तो सही और गलत तो गलत, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है. तो अगर हमने सही किया तो वी विल गेट अ होल मार्क्स फॉर दैट. ओके नाउ वी हैव द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. तो देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास में 1 2 2 कार्बन है और उसके साथ ब्रोमीन ग्रुप अटैच है. सो इट इज योर इथाइल ब्रोमाइड और उसमें आपको KCN ऐड करना है. तो अभी मैंने बताया था कि ब्रोमीन ग्रुप हो चाहे आयोडीन ग्रुप हो, CN उसको रिप्लेस करके वहां पर वो पर्टिकुलर साइनाइड बना देता है. तो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसे होगा. सो लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन हियर. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों. दिस इज योर CH3 CH2 Br. अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को इसमें KCN ऐड करना है. ओके तो हमने ऐड किया यहाँ पर KCN. तो KCN के प्रेजेंस में ये बना देगा CH3 CH2 CN और इसका नाम है इथाइल साइनाइड. तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट नंबर A. ओके नेक्स्ट इज इस कंपाउंड को आपको रिड्यूस करना है. अब रिड्यूस करना है ये हमें कैसे पता चला. हमें पता चला क्योंकि यहाँ पे हमने यूज किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ये एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है. तो जब आप इस कंपाउंड को रिड्यूस करोगे तो ये साइनाइड ग्रुप क्या फॉर्म करेगा,
CH3, CH2, CONH2, 3 कार्बन है ना यहाँ पर, तो 3 कार्बन बच्चों हमारे बनाएंगे प्रोपाइनमाइड. ओके, सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड? इट इज कंपाउंड बी हियर, और इसका नाम हो गया प्रोपाइनोअमाइड. ओके, दिस इज व्हाट, ये था आपका इथाइल साइनाइड, और यहां फॉर्म हो गया हमारा 3 कार्बन मीन्स प्रोपाइनोअमाइड. ठीक है, अब आपको इसमें HNO2 ऐड करना है. सो दिस विल बी योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अगर हमने इसमें HNO2 को ऐड किया तो HNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस ये NH2 आपका एल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा. सो व्हाट यू विल गेट हियर, यू विल गेट हियर एन प्रोपाइल एल्कोहल. तो यहां आपको मिलेगा CH3, CH2, OH. This is your N-propyl alcohol. So this will be our final compound that we are getting here. सबसे पहले वहाँ पर cyanide group attach हुआ, उसका हमने reduction किया, तो we will get the amide group. After the amide group we have added HNO2 here. तो HNO2 की presence में this is going to be converted into the alcoholic group. तो यहाँ बनेगा आपका N-propyl alcohol. Okay? Is it clear? ये reactions हमारी बहुत ज़्यादा important है. Now we have one more conversion here. Let's see कि next conversion क्या कह रहा है. It is CH3COOH. ये आपका होता है इथेनोइक एसिड, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है. So let's begin with the second part. इसको हमने NH3 की प्रेजेंस में हीट किया. ये कंपाउंड है बच्चों हमारा इथेनोइक एसिड. अगर हमने इथेनोइक एसिड में यहाँ पर NH3 ग्रुप को हीट करके ऐड किया तो इट इज गोइंग टू फॉर्म द अमाइड ग्रुप. तो यहाँ फॉर्म होगा CH3CONH2 जिसका नाम है इथेनोमाइड. ये हो गया आपका कंपाउंड नंबर 1. ओके, इस कंपाउंड में आपने ऐड किया NaOBr. यहां हमने ऐड किया NaOBr. तो ये बच्चों फॉर्म करेगा आपका मिथाइलमाइन. ओके, तो कंपाउंड बी हो जाएगा आपका मिथाइलमाइन. ये हो गया हमारा बी. इस मिथाइलमाइन में आपने NaNO2 प्लस HCl डाला. तो अगर आप HNO2 डालते हो या NaNO2 डालते हो, दोनों यहाँ पर अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे. सो फाइनली जो आपको C कंपाउंड मिलेगा इट इज CH3OH जिसका नाम है मिथेनॉल. क्लियर? तो NaNO2 डाला या HNO2 डाला, दोनों ही ग्रुप्स आपके जो भी कंपाउंड होगा उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे, और अल्कोहल का हमारा जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो OH होता है. सो द फाइनली कंपाउंड यू आर गेटिंग हियर इज CH3OH. इज इट क्लियर? तो ये भी कन्वर्जन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था. नाउ वी आर मूविंग टू द 7th क्वेश्चन वी हैव इन दिस कैटेगरी. दिस इज C5H13 and reacts with HNO2 to give an optically active alcohol. अभी मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के रिएक्शन अगर आप HNO2 के साथ करवाते हो तो वहां पर बच्चों आपको जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो आपका अल्कोहल होगा. तो हमें ये बताना है कि वो कंपाउंड क्या होगा और आपको उसका IUPAC नेम भी बताना है. तो सबसे पहले यहाँ इसने बात की है C5H13N. तो इसका क्या मतलब है कि बच्चों ये जो आपका कंपाउंड है ना, ये है आपका C5H11NH2, क्योंकि वो नाइट्रोजन का कंपाउंड है तो वो इस फॉर्मेट में होगा. क्लियर? 13 थे तो हमने यहाँ पर 11 करके इसको H2 कर दिया. अब इस ग्रुप में जब आप HNO2 डालते हो तो वहां पर अल्कोहल फॉर्म होता है. अब सबसे पहले तो यहां पर हमें ये बताया है कि ये एक ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल दे रहा है. तो अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल आपको दे रहा है, इट मींस ये आपका 1 डिग्री अमाइन है. कैसा अमाइन है?
1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइंस को हम कहते हैं प्राइमरी अमीन्स। इज इट क्लियर? 1 डिग्री अमीन्स को हम प्राइमरी अमीन्स कहते हैं। प्राइमरी अमीन्स को अगर आप HNO2 से रिएक्शन करवाते हो तो यू आर गेटिंग द 1 डिग्री अल्कोहल हियर। तो यहाँ पर ये कंपाउंड आपका पेंटेनाइड है क्योंकि यहाँ पर 5 कार्बन है, तो यहाँ आपको जो अल्कोहल मिलेगा वो मिलेगा CH3, CH2, CH2, 3 carbons here, this is the 4th and this is the 5th here, and you will get here OH attached to this. ओके तो ये जो कंपाउंड बना है आपका, इसका नाम है पेंटेन टू ऑल, क्योंकि 5 कार्बन है तो अल्कोहल भी 5 कार्बन का बनेगा और इसका IUPAC नेमिंग जो होगा वो हो जाएगा पेंटेन टू ऑल। ओके आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, C5H13N था आपका, ये आपको ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल दे रहा है। तो ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल दे रहा है, इसका मतलब वो एक प्राइमरी अमीन है। प्राइमरी अमीन है तो उसका फॉर्मूला हमें कैसे फॉर्मुलेट करना पड़ेगा? C5H11NH2। एज आई हैव टोल्ड यू, HNO2 की प्रेजेंस में ये अल्कोहल बनाएगा और ये अल्कोहल ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इट मीन्स ये आपका होगा पेंटेन टू ओल, मतलब ओल ग्रुप जो है वो हमारा सेकंड नंबर वाले कार्बन के साथ अटैच हो। क्लियर? तो ये था आपका पेंटेन टू ओल। ओके, now we are moving forward to the next question, and this is our 8th question we have in this category. Write an isomer of C3H9N which gives a false smell of isocyanide when treated with chloroform and ethanoic NaOH. Okay, तो क्वेश्चन बोला है कि C3H9N का ऐसा आइसोमर आप ढूंढो जो आइसोसाइनाइड फॉर्म करता है, और आइसोसाइनाइड फॉर्म करता है वो एक फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस देता है जब आप उसकी क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीटमेंट करवाते हो। तो हमें पता है कि क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीटमेंट पे आइसो ग्रुप ही बनता है, तो वो ये कंपाउंड क्या होगा? लेट्स सी हियर। तो सबसे पहले यहाँ हमें दिया है C3H9N, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इट विल बी एज अ C3H7NH2 ग्रुप, ये ग्रुप होगा ये। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले CH3, CH2 और ये हो गया आपका CH2NH2, तो ये कंपाउंड ये बन गया। अब अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हो किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ। ओके, हमने इसमें बच्चों ऐड किया है NaOH और क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म के साथ हमें पता है कि कार्बन साइनाइड ग्रुप बनाता है, ये आपका CHCl3 है, सॉरी CHCl3, ये होता है हमारा क्लोरोफॉर्म। तो ये क्या कंपाउंड फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा CH3, CH2 एंड ट्रिपल बॉन्ड C। ओके, इसका नाम हो गया प्रोपाइल आइसोसाइनाइड, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन है, तो इट विल बी प्रोपाइल आइसोसाइनाइड। तो ये नाम हो गया प्रोपाइल आइसोसाइनाइड जब आप इसकी क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराओगे, और ये जो सब्सटेंस बना है क्योंकि ये आइसोसाइनाइड ग्रुप है, सो दिस विल बी योर फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस। ओके, क्लियर है? तो वो आइसोमर हमने जो फाइंड आउट किया था वो ये था CH3, CH2, CH2NH2, और ये फॉर्म कर रहा है आपका प्रोपाइल आइसोसाइनाइड ग्रुप। क्लियर? तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन। इट इज अगेन फ्रॉम द कन्वर्जन पार्ट। तो कन्वर्जन अभी जो हम पढ़ते हुए चल रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि एक तो रिडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है Fe+HCl की प्रेजेंस में। दूसरा आप लोग देख रहे हो नाइट्रोबेंजीन का एनिलिन में कन्वर्जन, काफ़ी बार पूछा गया हमसे। एंड फाइनली ये जो क्लोरोफॉर्म के साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं, ये भी हमसे काफ़ी क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है। तो ये तीनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गो थ्रू दिस टॉपिक एंड जस्ट रेफर द थ्योरेटिकल पार्ट फ्रॉम अरिहंत, ताकि हम ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स बिगिन विद द 9th क्वेश्चन हियर एंड लेट्स सी व्हाट द 9th क्वेश्चन इज सेइंग। You have to arrange the following in the increasing decreasing order of their particular things that are mentioned here. So arrange the following in the decreasing order of basic strength in a gas phase. तो हम इन्हें arrange करते हैं according to its basic strength. So what you have to do, you have to arrange the following in the decreasing order of a basic strength in a gas phase.
तो बच्चों यहाँ पर आपको जो भी अमीन्स गिवन है, यू कैन सी एक तो हमारा अमोनिया है और 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स हमें यहाँ पर शो होना है। अब बेसिक स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है? बेसिक स्ट्रेंथ हमारी वो होगी जिसमें हम जैसे H वाले जो आयंस है हमारे, उनको हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द बेसिक स्ट्रेंथ वी हैव, हमें अरेंज करना है फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम यहीं सॉल्व कर रहे हैं। वी हैव C2H5NH2, C2H5 whole twice NH, C2H5 whole thrice N and NH3। तो अमोनिया तो हमारा बेस होता है, तो इट मीन सबसे ज्यादा बेसिक वही होगा। सॉरी, NH3 हमारा बेसिक स्ट्रेंथ शो नहीं करेगा गैस फेज में। इन तीनों में मैं कंपैरिजन करूं तो आप लोग देख सकते हो कि C2H5 3N ये आपका टर्शरी वाला अमीन है, तो ये जो होता है बच्चों, ये सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ शो करेगा, टर्शरी वाला। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव, जिसमें हमारे पास में एक हाइड्रोजन ग्रुप है। देन यू हैव C2H5NH2 जिसमें हमारे पास में 2 है, फिर इसमें हमारे पास में 1 हाइड्रोजन है, एंड फाइनली वी विल हैव अ अमोनिया। तो ये इसका बेसिक स्ट्रेंथ का यहाँ पर ऑर्डर होगा। सो फर्स्टली यू हैव हियर C2H5N, देन यू हैव C2H5 whole thrice and tertiary वाला, then you have C2H5 whole twice, NH2 वाला, then you have C2H5 whole twice NH वाला, and finally you have ammonia। तो ये आपका ऑर्डर है, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, और फाइनली यू हैव अमोनिया विथ अ लेस बेसिक स्ट्रेंथ इन अ gas phase। Okay, now in the second part, arrange the following in the increasing order of boiling point। यहाँ पर आपको इनको बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे अरेंज करना है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये आपका अल्कोहल है, ये आपका अमीन है, और ये भी आपका अमीन है, अमाइड है। तो यहाँ पर अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो मुझे पता है कि बॉइलिंग पॉइंट हमारे अल्कोहल्स जो होते हैं उनका सबसे ज्यादा होता है। तो बच्चों इसका तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो इसको तो हमने लगा दिया सबसे पीछे। ओके, अब यहाँ पर ये आपका 2 मिथाइल है और यहाँ पर आपका ये इथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पर इस एन के पास में 2 CH3 ग्रुप है और यहाँ पर आपका C2H5OH2 है। तो यहाँ पर जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इथाइल ग्रुप का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मिथाइल ग्रुप। तो अगर मैं इसका ऑर्डर अरेंज करूं तो हम किसका ऑर्डर ऐसे अरेंज करेंगे, यू कैन सी हियर, ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा, क्योंकि ये अल्कोहल है तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। ओके, उसके बाद में ये जो आपका मिथाइल ग्रुप है उसका सबसे कम, CH3 2 मिथाइल ग्रुप है। देन यू हैव C2H5NH2। ठीक है, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर में सबसे ज्यादा आपका यहाँ पर इन सब में से वाटर में जो होगा वो आपका सबसे ज्यादा क्या सॉल्युबल होगा। तो बच्चों वाटर में जो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा उसका हमारा करेक्ट ऑर्डर ये होगा कि जो हमारा C6H5NH है, ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, एराइल ग्रुप है बेंजीन के ऊपर, तो इसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी वाटर में कम होगी क्योंकि इट कैन बी डिसॉल्व्ड ओनली इन द अदर सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्वेंट्स में नहीं होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होगा। इन दोनों की बात करें तो यहाँ पर एक इथाइल ग्रुप है, यहाँ पर एक इथाइल ग्रुप है और यहाँ पर 2 इथाइल ग्रुप हैं। तो 1 इथाइल ग्रुप विल हैव अ हायर टेंडेंसी टू डिसॉल्व इन वाटर एज कंपेयर टू द अदर इथाइल ग्रुप। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो सॉल्युबिलिटी कम शो करेगा वो होगा C6H5NH2, देन यू हैव C2H5NH2, और वहां 2 इथाइल ग्रुप हैं तो इट कैन बी इजिली डिसॉल्व इन द वाटर, सो इट इज C2H5NH क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। ओके, सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो ये ट्रेंड क्या हमें क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन लॉजिकल वे में हमसे पूछा जाएगा, आइदर ऑन द कन्वर्जन और आइदर अरेंज देम इन द फॉलोइंग ऑर्डर्स, और उसकी जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होगी वो उसके सामने मेंशन होगी। सो इज इट क्लियर टू यू? एंड ये हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चंस लिए हैं। वी हैव अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इन योर अरिहंत बुक
and try to solve them and try to understand the logic behind every question कि अगर किसी का melting boiling point अगले से ज़्यादा है तो वो क्यों है, solubility का क्या ट्रेंड है, और apart from that बेसिक स्ट्रेंथ इसमें हमसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड भी हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है. ओके, नाउ वी हैव द 10th क्वेश्चन. अगेन यू हैव अ कन्वर्जन टाइप क्वेश्चन. कंप्लीट द फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शन एंड नेम द प्रोडक्ट्स. ओके, तो यहाँ पर इन एसिड बेस रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना है और यहाँ पर बच्चों आपको पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो भी आपको बताना है. तो यहाँ आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर एन प्रोपाइलमाइड आपको गिवन है, 3 कार्बन है, इट मीन्स ये आपका प्रोपाइल ग्रुप है और उसमें आपने HCl ऐड करवाया. तो आप जब इसमें HCl ऐड कराओगे तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा इट विल बी CH3 CH2 CH2, it will be NH3 positive Cl minus. तो यहाँ ये जो बनाएगा इसका नाम होगा प्रोपाइल अमोनियम क्लोराइड. ये जो बना है NH3Cl ये आपका यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा. सो द नेम ऑफ द कंपाउंड बीइंग हियर इज प्रोपाइल अमोनियम क्लोराइड. ओके, नेक्स्ट थिंग इज C2H5 होल थ्राइस एन. इसकी भी रिएक्शन आपने एसिड के साथ करवाई है. सो व्हाट इट इज गोइंग टू गिव यू, इट इज गोइंग टू गिव यू C2H5 3. ये आपका टर्शरी वाला ग्रुप है एंड इट इज गोइंग टू गिव यू, this will be the compound that is going to form here. Okay, it means ये जब भी आप इसकी रिएक्शन एसिड के साथ कराओगे it is going to form the ammonium chloride group here. यहाँ भी अमोनियम क्लोराइड ग्रुप का ये फॉर्मेशन कर देगा. So this will be the N plus HCl. तो यहाँ ये कंपाउंड फॉर्म होगा. ओके, सिंपल है. HCl के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये NH के साथ कंबाइन हो जाएगा एंड NH3Cl और NH4Cl हमारा अमोनियम क्लोराइड होता है. क्लियर? ओके, नाउ वी हैव डन विद द फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने देखा हमने नॉमेनक्लेचर और बहुत सारे कन्वर्जन्स के बारे में पढ़ा. नाउ वी हैव द प्रॉपर्टीज हियर. अभी हम जो बात करेंगे इसमें कन्वर्जन भी आएंगे, अमीन्स को आपको आइडेंटिफाई भी करना है और अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव अ सर्टेन properties that I have told you about its basic character, about its boiling point, about its solubility in water, and we have a variety of topics here. Okay, so let's begin with the first part. ये थोड़ा सा हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हमसे 3 से 4 पार्ट यहाँ पर पूछे गए हैं. So try to understand here it in a very focused manner, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हमने एक को भी इधर उधर कर दिया तो हमारा जो ऑर्डर होगा वो completely खराब हो जाएगा यहाँ पर. Okay, you have to arrange the following compounds in the decreasing order of pKb values. अब ये pKb क्या है? This is your basic strength. Okay, तो pKb वैल्यू की ऑर्डर पे आपको इनको अरेंज करना है. So let's see what will be the arrangement here. Okay, तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ C2H5NH2, C6H5 NHCH3, C2H5 होल ट्वाइस NH एंड C6H5NH2. ओके, तो सबसे पहले हम इन सारे नाम को यहाँ पर लिख लेते हैं. सो व्हाट आर द क्वेश्चंस बीइंग गिवन हियर. पहला आपको गिवन है C2H5NH2, then we have C6H5 NHCH3, then we have C2H5 whole twice NH, and then we have one more compound that is C6H5NH2. आपको इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इन द पीकेबी वैल्यूज. ओके, अब बच्चों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो C6H5 हमारे पास में C6H5 वाले 2 कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं. एक तो आपका है एनिलिन और एक है C6H5NHCH3. तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो आपका इन पोलर कंपाउंड्स का एराइल जो आपके कंपाउंड्स है उनका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है. तो अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ के पीकेबी वैल्यू इसका होगा. सेकेंड नंबर पे इसका होगा.
ओके अब कंपैरिजन करना है आपको एक तो सेकेंडरी और प्राइमरी वाले इथाइल में। तो ऑब्वियस सी बात है जो प्राइमरी वाले हैं उनका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, तो यहाँ ये हो जाएगा थर्ड और ये बच्चों आपका हो जाएगा फोर्थ। सो व्हाट विल बी द ऑर्डर हियर कि अगर मैं इसको बेसिक ऑर्डर पे अरेंज करूँ सो इट विल बी C6H5NH2 सबसे ज़्यादा, फिर C6H5NHCH3 इसका थोड़ा कम, फिर हमारे दो कंपाउंड जो बच्चे सिंपल वाले एराइल वाले इसमें आप क्या आ गया C2H5NH2 का ज़्यादा, और हमारे पास में लास्ट है C2H5 होल ट्वाइस NH का सबसे लास्ट में। ओके तो ये आपका ऑर्डर होगा फॉर द pKb वैल्यूज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर है? सो इसको समझ के करना है बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ। अब हमें बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। एज आई हैव टोल्ड यू कि जो आपकी बेसिक स्ट्रेंथ है वो हमारी पीकेबी आपकी जो वैल्यूज है उन पीकेबी वैल्यूज के जस्ट अपोजिट होगी। तो पीकेबी वैल्यूज के जस्ट अगर अपोजिट होगी तो आपने जो ऊपर वाला क्वेश्चन किया है उसको जस्ट रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर दो, दैट विल बी द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ। ओके तो पहले क्या किया आपने बच्चों, सबसे पहले आपने ये देखा कि जो आपके एराइल वाले कंपाउंड्स हैं, एरोमेटिक जो रिंग वाले कंपाउंड्स हैं उनकी पीकेबी वैल्यू ज्यादा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अब जो होगा सबसे लास्ट में आएगा हमारा C6H5NH2, इसका फोर्थ नंबर दे देते हैं, ये आपका थर्ड नंबर हो गया। इन दोनों में आपने कंपैरिजन किया था तो ये और ये था, तो इन दोनों के कंपैरिजन में हमने देखा था कि हमने इसको थर्ड पे अरेंज किया था और इसको हमने लास्ट में किया था, तो सबसे ज्यादा हमारा इन दोनों में ये और ये होगा। सो दिस विल बी द ऑर्डर हियर जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर पे आपको इनको अरेंज करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों इसके लिए तो आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने होंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू राइट द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड। तो सबसे पहले आपको बोला है एनिलिन, पैरानाइट्रोएनिलिन एंड पैराटोल्यूडिन। ओके सो क्वेश्चन इज सबसे पहला है हमारे पास में एनिलिन, देन यू हैव पैरानाइट्रोएनिलिन and finally you have paratoluidine. Okay, now what you have to do, you have to arrange the following in the order of their basic strength. Okay, basic strength के order पर आपको इस क्वेश्चन को arrange करना है। So in the increasing order of their basic strength what we have, सबसे पहले होगा हमारा basic ये है बच्चों आपका NH2 दैट इज एनिलिन, और इसकी पैरा पोजीशन पे आपको नाइट्रो ग्रुप लगाना है, तो दिस इज पैरानाइट्रोएनिलिन। ठीक है, फिर जो हमारी बेसिक स्ट्रेंथ आएगी इट विल बी फॉर एनिलिन, ये हो गया आपका एनिलिन, सो दिस विल बी ओवर NH2। ओके टोल्यूडिन का मतलब है एनिलिन के साथ आपका CH3 ग्रुप भी अटैच है पैरा पोजीशन पे, सो दिस इज NH2 and this will be over toluidine। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर हो गया बेसिक स्ट्रेंथ का, क्योंकि उसमें CH3 अटैच है तो इट विल बी मोर बेसिक एज कंपेयर टू दिस। सो दिस इज योर पैरानाइट्रोएनिलिन, ये सबसे कम बेसिक है। फिर ये आपका एनिलिन, ये यहाँ पर बेसिक है, एंड लास्टली यू हैव पैराटोल्यूडिन। ओके सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ हियर। यहाँ पर एक CH3 ग्रुप अटैच है तो इट विल बी मोर बेसिक एज कंपेयर टू द प्रीवियस टू। ओके नाउ वी हैव वन मोर पार्ट हियर, और आप देख सकते हो कि बेसिक स्ट्रेंथ पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं बिकॉज अमोनिया इज एक्टिंग एज अ बेस। C6H5NH2, C6H5NHCH3 एंड C6H5CH2NH2। तो आपको यहाँ पर इसको अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ। तो बच्चों यहाँ पर आपके एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, ये आपका C6H5 है और ये आपका C6H5NH2 है, तो सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ तो इसी का होगा एरोमेटिक वाले का। अब बात की जाए इन दोनों की तो C6H5NHCH3 में और C6H5CH3 में CH3 ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इट विल बी मोर बेसिक। तो ये आपका ऑर्डर यही रहेगा, फर्स्ट नंबर पे यही आएगा, सेकंड पे यही आएगा और थर्ड पे यही आएगा।
और इज द ऑर्डर इज ऑफ द इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, हम यहाँ पर ग्रेटर के मार्क्स लगा देंगे. ओके, यहाँ आपका CH2 ग्रुप प्रेजेंट है, सो इट विल बी मोर बेसिक एज कंपेयर टू द दिस वन. क्लियर इज इट? ओके, so now I am moving forward to the next question, and the next question is again depending upon the property, and the question is saying give reasons for the following questions. Okay, यहाँ पर आपको इन तीनों questions का reason बताना है. So what will be the reason that aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction? Friedel-Crafts reaction का मतलब होता है कि reaction में हमने aluminium chloride को add किया, तो एनिलिन जो है वो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस क्यों नहीं शो करता है? सो व्हाट विल बी द रीजन बिहाइंड इट? सो एनिलिन इज नॉट डूइंग एनी फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्योंकि एनिलिन जो है आपका बच्चों दैट इज C6H5NH2. दिस इज योर लुईस बेस. ठीक है, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन करवाने का मतलब है कि आप इसकी रिएक्शन करवा AlCl3 के साथ, दैट इज योर एल्यूमिनियम क्लोराइड. ओके, तो एनिलिन जब एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस C6H5NH2Al plus Cl minus, ये एक सॉल्ट बना देगा. So that due to the formation of this salt, aniline do not undergo the Friedel-Crafts reaction. क्योंकि जब एसिड और बेस कंबाइन होंगे दे आर गोइंग टू फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर, सो इट इज नॉट गोइंग टू शो एनी फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्योंकि एनिलिन आपका एक लुईस बेस है. नेक्स्ट इज CH3 whole twice NH is more basic than CH3N in the aqueous solution. ओके, तो अब इसका क्या रीजन होगा? CH3 whole twice NH जो है वो आपका मोर बेसिक है एज कंपेयर टू दिस. तो बच्चों ये CH3 whole twice N है ना, ये आपका 2 डिग्री वाला अमीन है और ये आपका 3 डिग्री वाला अमीन है. तो आप देख सकते हो कि वो ज्यादा बेसिक क्यों है, क्योंकि क्या है कि इसमें जो प्लस आई इफेक्ट है वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा है और प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो इन तीन का प्लस आई इफेक्ट को डोमिनेट कर जाता है इसके अंदर प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और हम कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर है तो इट विल बी मोर बेसिक एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि ये आपका N के पास 3 CH3 है. ठीक है, तो यहाँ पर 3 इफेक्ट काम करते हैं. एक आपका काम करता है प्लस आई इफेक्ट, ये आप थ्योरेटिकल लेक्चर में पढ़ चुके होंगे. एक आपका काम करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और थर्ड इफेक्ट जो आपका काम करता है दिस इज योर स्टीयरिक इफेक्ट, एस इफेक्ट. तो ये तीनों इफेक्ट जो होते हैं वो इस केस में प्रोमिनेंट कर जाते हैं, तो दैट्स व्हाई दिस इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू द टर्शियरी वन. ओके, नेक्स्ट इज प्राइमरी अमीन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शियरी अमीन्स. ठीक है, क्वेश्चन में बोला है आपको कि प्राइमरी अमीन जो होते हैं उनका टर्शियरी अमीन के कंपैरिजन में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है. इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है और इन तीनों का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है. तो इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको प्रीडोमिनेट कर जाती है. तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? बॉइलिंग पॉइंट उसी का ज्यादा होगा जिस केस में आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी. ओके, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड वी हैव. तो अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इट मींस उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना होगा. तो इस केस में प्राइमरी अमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एज कंपेयर टू द टर्शियरी वन. क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं. ओके, ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चों ये आपके अरिहंत बुक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं हम फ्रॉम योर अनसॉल्व्ड पार्ट. बट इफ यू वांट टू सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स वी हैव बीन प्रोवाइडेड हियर विथ अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस. आप इनको सॉल्व करते जाइए. यू डू नॉट नीड टू सॉल्व any other book or you do not want to refer any other reference book if you are able to solve these questions. Apart from that, I have told you so many times कि यहाँ पर subjective questions, long answers के साथ साथ एक case based study भी है जो आजकल एग्जाम में पूछा जाता है. आप उसको भी solve कर सकते हैं.
and you have the 3 sample papers being provided at the end of this book. So try to solve them and try to score good marks in the CBSE exams. Okay. Now we have next question. The question is again a reason based question. Why is NH2 group of aniline acetylated before carrying out nitration? नाइट्रेशन करने से पहले मतलब NO2 बनाने से पहले जो NH2 ग्रुप होता है किसी भी कंपाउंड का उसको एसाइलेटेड क्यों करते हैं? इट मींस हम उसकी एसिटिक एसिड और इन सब से रिएक्शन क्यों करवाते हैं? क्योंकि एसिटिक एसिड और इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, pyridine भी हम इसमें ऐड करते हैं. इट इज गोइंग टू फॉर्म द एसिटिलमाइड. ओके, ये एसिटिलमाइड बनाता है. तो एसिटिलमाइड को अगर आप फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे और कुछ भी ऐड करोगे तो हाइड्रोलिसिस होने की वजह से कुछ भी अगर आपको कंपाउंड बनाना है तो इसका नाइट्रेशन करना बहुत इजी है. तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे एंड देन यू विल गेट द फॉलोइंग कंपाउंड. क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि NH2 ग्रुप जो होता है एनिलिन का, उसको डायरेक्ट NO2 ग्रुप क्यों नहीं बना रहे, हम उसको पहले एसिटिलाइटेट कर रहे हैं. क्योंकि एसिटिलाइटेट करने पे वो फॉर्म करता है इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, इट इज गोइंग टू फॉर्म द एसिटिलमाइड, और एसिटिलमाइड ऑन हाइड्रोलिसिस विल गिव यू द फॉलोइंग नाइट्रो कंपाउंड जो भी हम उसमें ऐड करेंगे. ओके, नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस सीक्वेंस वी हैव इज अकाउंट फॉर द फॉलोइंग. दोबारा हमें रीजन बताने हैं. Diazonium salt of aromatic amines are more stable than aliphatic amines. अब diazonium क्या होता है? Diazonium मतलब and ट्रिपल बॉन्ड and वाला आपका कंपाउंड, उसको हम diazo salt कहते हैं. Di मतलब दो और azo मतलब नाइट्रोजन ग्रुप वहां पे प्रेजेंट है. तो बच्चों जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनके जो डायजोनियम सॉल्ट आपके पास में है वो मोर स्टेबल क्यों है? क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, उनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबलाइज्ड है. तो इसका रीजन क्या है? द रीजन बीइंग हियर इज बिकॉज दीज आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. ओके, वो कंपाउंड्स आपके रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हैं, दैट्स व्हाई दीज आर मोर स्टेबल. अब रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैसे हैं वो हम लोग देख लेते हैं. लेट अस अज्यूम दैट कि ये हमारे पास एक डायजोनियम सॉल्ट है. ओके, ये बॉन्ड यहाँ पर है, ये बॉन्ड यहाँ है, ये यहाँ पर है. वी हैव एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड हियर. ओके, ये आपका एक डायजोनियम सॉल्ट है. अब इस केस में बच्चों होगा क्या? लेट मी मेक अ लिटिल करेक्शन हियर. ये बॉन्ड्स हमने यहाँ पे लगाने हैं. ओके, दिस इज योर डायजोनियम सॉल्ट. अब होगा क्या, जब आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो यू विल शिफ्ट दिस बॉन्ड टू हियर. तो ये जो एन है ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट कर देगा. तो द सेकंड स्ट्रक्चर यू विल गेट ऑफ दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी, ये हो जाएगा आपका ये बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ हो जाएंगे आपके डबल बॉन्ड एंड दिस विल बी एन डॉट एन. ओके, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पर. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करोगे. तो आपने इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया, सो दिस विल बी द, ये इधर आ जाएगा, सो इट विल बी सिंगल बॉन्ड एंड इट इज अगेन एंड ट्रिपल बॉन्ड और ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर. ओके, नेक्स्ट केस में हम इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेंगे. सो अगेन द कंपाउंड फॉर्म हियर इज okay, so this is how this structure is resonance stabilized. ये एक resonance stabilized structure है और due to its reason that it is resonance stabilized, this aromatic diazonium salts are more stable as compared to the aliphatic amines. Okay. Second question is, Gabriel thalamide synthesis is preferred for synthesizing primary amines. प्राइमरी अमीन्स को बनाने के लिए सबसे अच्छा मेथड गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन को क्यों माना जाता है? क्योंकि बच्चों गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से जब आप बनाते हो कंपाउंड तो वो मेजरली
प्राइमरी अमीन्स बनते हैं और वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन साथ में कुछ ट्रेसेस बनते हैं सेकेंडरी अमीन्स के और टर्शरी अमीन्स के भी. ओके, सो दैट्स व्हाई प्राइमरी अमीन जो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से बन रहे हैं, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस मेजर प्राइमरी अमीन्स. अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट द ट्रेसेस ऑफ secondary as well as tertiary amines. That's why the Gabriel thalamide synthesis is preferred over the another reactions. Okay, तो ये था हमारा दोबारा से एक रीजन बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ we have one more question, that is give reasons for the following, and the question is saying acetylation of annihilation reduces its activation effect. हमें पता है जो हमारा एनिलिन के ऊपर NH2 ग्रुप होता है वो एक्टिवेटिंग इफेक्ट शो करता है, लेकिन जैसे ही आप उसका एसिटिलाइजेशन कर देते हो, जैसा कि हमने बात की, हम उसमें एसिटिक एसिड और ये सब ऐड करके उसको एसिटिलामाइड बनाते हैं, तो वो एक्टिवेशन इफेक्ट को कम कर देता है एंड यू हैव टू गिव इट्स रीजन. ओके, सो व्हाट विल बी द रीजन बीइंग हियर? सो सबसे पहले अगर हम बात करें एनिलिन की, तो ये होता है हमारा एनिलिन. तो बच्चों अगर हम इस एनिलिन का एसिटिलाइजेशन करते हैं तो जो आपका एसिटाइल ग्रुप है उसका विथड्रॉइंग इफेक्ट होता है. तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन withdrawing effect this group is going to form what? This reduces the activation effect of this. क्योंकि ये withdrawing group है तो ये जब इलेक्ट्रॉन्स का पूरे रिंग में डीलोकलाइजेशन करेगा तो ये इसके एक्टिवेशन इफेक्ट को कम कर देगा. ओके, नेक्स्ट इज CH3NH2 is more basic than C6H5NH2. ये आपका एनिलिन है और ये आपका मिथेनामाइड है. मिथेनामाइड आपका ज्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि C6NH2 के पास जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो प्रोटोनेशन के लिए नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन रिंग में डीलोकलाइज होता जा रहा है. इट इज नॉट अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन, दैट्स व्हाई इट इज मोर बेसिक. फॉर एग्जांपल इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस C6H5NH2, दैट इज अवर एनिलिन. ये आपका एनिलिन होता है. ओके, तो अगर आप बच्चों इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म करोगे, सो व्हाट विल हैपन हियर? फॉर एग्जांपल दिस इज अ बॉन्ड, दिस इज बॉन्ड, दिस इज बॉन्ड हियर, और ये आपके पास NH2 है, तो इसके पास इसके दो लोन पेयर होते हैं. So what will happen in this case? ये यहाँ पर आ जाएगा, this is going to be shifted here. तो यहाँ पर कैसा इसका स्ट्रक्चर बनेगा? This will be like double bond NH2 and this will be shifted here. This will be here and this will be here. Okay. Further ये इलेक्ट्रॉन दोबारा यहाँ से डीलोकलाइज होगा, डीलोकलाइज होके it will be here, और यहाँ पर क्या होगा? द स्ट्रक्चर दैट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड हियर विल बी दिस. तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी शिफ्टेड हियर, और यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड NH2. अगली स्टेप में ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा एंड अगेन वी विल गेट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा होगा, इसका मतलब ये जो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं ये प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, इट इज अवेलेबल फॉर डीलोकलाइजेशन, दैट्स व्हाई इट इज लेस बेसिक. ओके, नाउ वी हैव वन मोर पार्ट हियर. NH2 group is orthopara directing, but you can see that aniline on nitration gives us significant amount of meta nitroaniline. क्वेश्चन बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग है. NH2 ग्रुप जो होता है वो आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है. इसका मतलब इसमें जो परसेंटेज बनता है ऑर्थो और पैरा का बनता है, बट द थिंग इज दैट इट विल गिव यू अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रोएनिलिन. अब ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन. ओके, तो यहाँ अगर मैं बात करूं तो ये है आपका NH2 ग्रुप. ठीक है, अब अगर बच्चों आप इसकी नाइट्रेशन करते हो तो नाइट्रेशन जैसे ही आप करते हो तो इट इज गोइंग टू गिव यू टू कंपाउंड्स. ये आपको क्या कंपाउंड देता है? ये आपको देता है एक तो NH2 तो है ही सही यहाँ पर, एक आपका बनता है ऑर्थो डायरेक्टिंग
और दूसरा आपका बनता है यहाँ पर NH2 पैरा डायरेक्टिंग। ओके, ये बनते हैं आपके 12% और 43%। लेकिन इस NH2 की जब आप नाइट्रेशन कराते हो तो यू विल गेट अ हियर दिस इज योर पैरा पोजिशन एंड दिस इज योर ऑर्थो पोजिशन। ओके, यहां पर बनता है एनिलीनियम आयन। ओके, एनिलीनियम आयन होगा आपका NH3 पॉजिटिव। अब इस NH3 पॉजिटिव की जब आपने नाइट्रेशन करी तो ये क्या कंपाउंड फॉर्म करता है, ये कंपाउंड फॉर्म करता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो मेटा डायरेक्टिंग मींस यहाँ पर आपका NH2 है एंड यू विल हैव अ NO2 इन इट्स थर्ड पोजीशन। तो ये जो कंपाउंड बनता है ये आपका अप्रोक्सीमेटली 53% बनता है। तो पैरा और ऑर्थो डायरेक्टिंग होने के बाद भी ये आपको मेटा वाला कंपाउंड दे रहा है एंड दिस इज द रीजन बीइंग हियर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस अमोनियम आयन। ओके, ये इसका रीजन है। ओके, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आई हैव टोल्ड यू कि अभी मैंने जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ करवाए हैं इट इज यूजुअली आइदर फ्रॉम द कन्वर्जन पार्ट और फ्रॉम द रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो रीजन में भी आप लोग देख रहे हो असाइलेशन पार्ट, बेसिक स्ट्रेंथ और बॉइलिंग पॉइंट वाला टॉपिक आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, now we have the last question of this category and what you have to do in this question, you have to identify the A and B, again conversion। तो यहाँ आप देख रहे हो कि लास्ट में यहाँ पर रिंग के Cl अटैच है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था जब हमने फर्स्ट हाफ पार्ट इस क्वेश्चन का सॉल्व किया था कि ये जो Cl ग्रुप है ना इसको ये Cn रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ बच्चों जो आपका A कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, दिस विल बी योर डबल बॉन्ड O और ये स्ट्रक्चर आपको ऐसा का ऐसा बना लेना है एंड देयर विल बी द Cn अटैच्ड टू दिस ग्रुप। ओके, तो ये तो हो गया आपका A पार्ट, क्लियर है। अब होगा क्या, आपने यहां पर देखा कि आपने इस क्वेश्चन में H2 और PD को ऐड किया तो आपने इसको हाइड्रोजन ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, तो ये यहाँ पर रिडक्शन का काम करेगा। तो वी नो दैट व्हेन दिस ग्रुप इज reduced what it is going to form here, just look at the figure here, you have this and you will get CH2NH2 attached to this। okay, so this is the compound B you will get in this question। all right, so this is the कन्वर्जन यू कैन से कि हम कौन सा रिएजेंट डालें तो पर्टिकुलर कंपाउंड हमारा क्या फॉर्म करेगा। सो साइनाइड ग्रुप जो होता है वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन उनको रिप्लेस करके अपने आप अटैच हो जाता है और जब उसका आप रिडक्शन करोगे तो इट इज गोइंग टू गिव यू द अमाइड ग्रुप। क्लियर। तो आज का जो हमने लेक्चर किया वो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट था और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी दोनों चैप्टर्स मिला के 13 मार्क्स की है। पहले वाला चैप्टर हम कर चुके हैं अबाउट द एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड आई एम वंस अगेन रिपीटिंग, इन दोनों चैप्टर में हमें पढ़ना है नेम रिएक्शन, कन्वर्जन एंड प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मीन्स उनका अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। ये तीनों टॉपिक आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एंड देयर इज अ वेरी गुड चांस टू स्कोर गुड मार्क्स हियर बिकॉज कि यहाँ पर क्या है, हमें कोई पैराग्राफ टाइप या फिर कोई लॉजिकल आंसर नहीं लिखना है। हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे आइदर इट मे बी राइट और इट मे बी रॉन्ग, क्योंकि हम किसी भी चीज को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी अरेंज करेंगे तो या तो वो सही होगा या फिर वो गलत होगा। क्लियर है। तो ये था बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम अवर सेकंड पार्ट। इस चैप्टर में हमने बेसिकली 2 टॉपिक्स डिस्कस किए। फर्स्ट थिंग इज अबाउट द अमीन्स, उनका हमने नॉमेनक्लेचर और कन्वर्जन देखा। सेकंड थिंग में वी हैव टू आइडेंटिफाई द अमीन्स एंड कन्वर्जन टू, ओके, एंड प्रॉपर्टीज ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड हियर। तो अगर आपको और भी क्वेश्चंस इस चैप्टर के सॉल्व करने हैं तो वी हैव अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इन द लॉन्ग आंसर्स ऑन योर पेज नंबर 125। पेज नंबर 125 पे आपके लॉन्ग आंसर्स गिवन है। इट इज एंटायरली बेस्ड अपॉन द कन्वर्जन एंड प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए एंड एवरी टाइम आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर टू, हमने 6 चैप्टर्स डिस्कस किए। हम हमेशा एक ही बात करते हैं कि इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स जस्ट रेफर दिस बुक, ओके। और इस बुक के पीछे हमारे पास में एंड में 3 सैम्पल पेपर्स भी प्रोवाइडेड हैं, तो उन सैम्पल पेपर्स को भी हमको सॉल्व करना है इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स। केमिस्ट्री इज नॉट एज टफ एज यू कंसीडर इट। केमिस्ट्री हमारा बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बट द थिंग इज दैट हमें पूरी एनसीईआरटी को कवर करते हुए चलना है और उसको कवर करने के लिए हमारे पास में सिर्फ एक ही रामबाण है, दैट इज अवर अरिहंत बुक, ओके। सो
This is our last chapter of CBSE Term 2 examination. So go through each video lecture. Either it may be the theoretical or question part if you want to score good marks. So bachcho, all the best for your exams. We have done with all 7 chapters and we will meet with many more amazing lectures like this too. Okay? Thank you so much and have a great day.